शादी की रस्मों के बीच दुल्हन के रूप में सजी मीनल कहीं और खोई थी। तभी पंडित जी ने आवाज़ दी, दूल्हा और दुल्हन फेरे के लिए खड़े हो जाएं। विक्रम धीरे से उठा और मीनल के सामने अपना हाथ बढ़ा दिया, लेकिन मीनल तो कहीं और ही गुम थी। मीनल, विक्रम ने के आवाज़ देने पर मीनल ने अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन हथेली पर विराज का नाम देखकर उसकी आंखें भर आई। कुछ देर बाद मीनल और विक्रम शादी के बंधन में बंध गए। मीनल के होश तब उड़ गए जब उसने एक दिन अपने पति विक्रम के साथ अपनी पुरानी मोहब्बत विराज को देखा। मेरा विराज वापस आ गया, लेकिन विराज विक्रम जी के साथ क्या कर रहा है? आंखों में आंसू भरे हुए वो खुद में बड़बड़ाई। जब मीनल के हाथ पर विराज के नाम की मेहंदी लगी थी तो उसे विक्रम से शादी क्यों करनी पड़ी? आखिर मीनल किसे चुनेगी, अपने हमसफर को या पुराने विराज को? इन सब बातों को जानने के लिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। कहानी अच्छी लगे तो लाइक कर दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ऐसी और भी कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे चैनल के पेज पर जाकर सुन सकते हैं। और हाँ, अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब का बेल को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस तरह की और भी कहानी आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए कहानी सुनते हैं। नर्स और डॉक्टर एक दूसरे को देखे जा रहे थे, तो वहीं मीनल ने एक नजर अपने पापा की ओर देखा, जो अब इत्मीनान से गहरी नींद में सो रहे थे। वो धीमे कदमों से वार्ड से बाहर निकल आई। असल में उसे अंदर घुटन सा एहसास हो रहा था, जिसके कारण ही वो बाहर निकल आई थी। वो सामने की एक बेंच पर बैठ गई। उसने अपने आंखों को बंद कर लिया। कुछ आंसुओं की बूंद उसकी आंखों से छलक आई। अब जैसे ही उसने आंखें खोली कि उसकी नजरें सामने स्थित एक छोटे से मंदिर में चली गई। वो पहले तो उसे देख हौले से मुस्कुराई और फिर कदमों को बढ़ाते हुए मंदिर तक आ गई। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने पापा के स्वास्थ्य को ठीक रखने की कोशिश करने लगी। साथ ही वो बोली, आप सब जानते हो क्या सच है क्या झूठ। ज्यादा की ख्वाहिश नहीं मुझे, बस इतना चाहती हूँ कि जिस विक्रम के प्यार और केयर को मैं समझ कर भी न समझ पाई, उसे हमेशा खुश रखना, उसकी जिंदगी में कोई भी आंच ना आने पाए। और जिस वजह से मुझे विक्रम का हाथ छोड़ विराज का साथ आना पड़ा, वो भी जानते हैं आप। बस देश, परिवार और विक्रम की सलामती चाहती हूँ, और इसके सिवा कुछ और नहीं चाहती हूँ। कृपा बनाए रखना। हौले से उसने पलकें झपकाई। और मैं सुहागन बनी रहूं। विक्रम जी के नाम की मेहंदी और मांग में उनके नाम की सिंदूर हमेशा सजाए रखना। बेशक वो मुझे माफ कर पाएं या ना कर पाएं, पर उन्हें हमेशा सलामत रखना। ये कहते कहते मीनल काफी इमोशनल हो चुकी थी। इधर विक्रम जिस वार्ड में था, वहाँ डॉक्टर और नर्स अपनी अंतिम कोशिश कर रहे थे। विक्रम को सीपीआर दिए जा रहे थे। वे अब कितनी बार कोशिश कर चुके थे, पर मानो विक्रम पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। अनगिनत बार कोशिश करने के बाद डॉक्टर और नर्स समझ चुके थे, अब कोशिश करके कोई फायदा नहीं। वे ये बंद करने ही वाले थे कि उन्होंने एक आखिरी बार कोशिश करने की सोची। इधर मीनल की आंखें बंद और भगवान से वो बस अपने सुहागन रहने का आशीर्वाद मांगने लगी। पहले तो विक्रम पर अब भी कोई असर नहीं हुआ। अब डॉक्टर और नर्स ने इसे निराश होकर बंद करने की सोची कि तभी अचानक ही विक्रम ने एक लंबी सांस लेकर अपनी आंखें खोल दी। विक्रम के शरीर पर कई जगह टांके लगे हुए थे। साथ ही उसे काफी भारीपन का सा एहसास हो रहा था। डॉक्टर और नर्स दोनों विक्रम को सही सलामत देखकर बहुत खुश हुए। अब डॉक्टर ने उसकी नब्ज चेक करते हुए कहा, आर यू ऑल राइट? इस बात पर विक्रम ने हौले से अपनी पलकें झपकाई, पर इससे पहले कि डॉक्टर कुछ कहते, उसने अपनी आंखें बंद कर ली। इस पर नर्स ने सवाल भरी नजरों से डॉक्टर को देखा तो उन्होंने कहा, शायद कैप्टन राठौड़ को होश में आने में वक्त लगेगा। और ये कहकर वे उन्हें रिलैक्स रहने के लिए कोई इंजेक्शन देकर चले गए और वक्त वक्त पर नर्स को उसका ख्याल रखने का कह दिया। नर्स, जिसकी नजरें विक्रम पर अचानक ही ठहर सी गई थी, वो अचानक ही तंद्रा से वापस लौट आई और ओके कह दिया। सुबह ब्रिगेडियर सर विक्रम को देखने आए। अब तक विक्रम भी होश में आ चुका था और उसे काफी बेटर फील हो रहा था। विक्रम की नजरें ब्रिगेडियर सर, कुछ ऑफिसर्स और अर्पण पर गई। ब्रिगेडियर सर उससे काफी कुछ पूछना चाहते थे, पर इतने लोगों के सामने पूछना और न ही वक्त उन्हें सही लग रहा था। उन्होंने कुछ वक्त का इंतजार करने की ठानी। इधर ब्रिगेडियर सर के जाने के बाद अर्पण विक्रम के सीने से जा लगा, तो विक्रम ने भी उसे अपने गले से लगा लिया। जोगिंदर तो चला गया, पर अब अगर तू भी चला जाता तो? जैसे बोलते बोलते अर्पण भावुक सा हो चला था, और इस वक्त विक्रम और उसके सामने जोगिंदर का हंसता मुस्कुराता चेहरा आ गया। इधर ब्रिगेडियर सर अमरेंद्र वर्मा से भी मिलने गए और उनके कुशल क्षेम पूछे।
बातों ही बातों में उन्होंने विक्रम की कंडीशन का भी जिक्र कर दिया। मीनल जो उस वक्त वही थी, विक्रम के हालत के बारे में सुनकर शॉक सी रह गई। उसका मन विक्रम से मिलने का करने लगा। ब्रिगेडियर सर के जाने के बाद जब मीनल ने अपने पापा की ओर नजरें की तो उन्होंने अपनी पलकें झपकाई। अब मीनल बिना सोचे समझे विक्रम के वार्ड की ओर चल दी। जैसे ही वो विक्रम के वार्ड तक पहुंची, उसके पांव ठिठक से गए। वो वार्ड के दरवाजे के बाहर ही थी। वो इस वक्त असमंजस की स्थिति में थी। जिस कंडीशन में उसने विराज के साथ जाने का फैसला सुनाया था और उस वक्त विक्रम के चेहरे का जो एक्सप्रेशन था, जैसे वो उसके सामने घूम सा गया। वो अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं कर पा रही थी। तभी वहाँ से 2 नर्स गुजर रही थी, जिनमें से एक उस वक्त विक्रम के वार्ड में थी जब विक्रम को इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया था। वो अपने बराबर में चलने वाली नर्स से कह रही थी कि कैप्टन राठौड़ को सुबह देखकर एक पल को तो लगा जैसे वे। मीनल का पता नहीं उसने आगे सुना या नहीं, पर अब उसने बेचैनी से जैसे ही वार्ड का दरवाजा खुला कि विक्रम को सही सलामत देखकर उसे समझ ना आया कि वो क्या रिएक्ट करे। तो ऐसा ही कुछ हाल विक्रम और अर्पण का भी था। विक्रम जो अभी बेड में लेटा हुआ था, उसकी नजरें मीनल पर जैसे ठहर सी गई। तो ऐसा ही कुछ हाल मीनल का भी था। वो धीमे कदमों से आगे बढ़ते हुए विक्रम के पास आने लगी। अर्पण उसे देख हौले से मुस्कुरा दिया और फिर विक्रम को मुस्कुराकर देखते हुए वहाँ से चला गया। मीनल विक्रम के बेड के पास रखे चेयर में बैठ गई। उसकी पलकें झुकी हुई थी, तो वहीं विक्रम की नजरें तो उस पर से हट ही नहीं रही थी। कैसी हो? अचानक ही दोनों एक साथ बोल पड़े, जिससे दोनों की नजरें आपस में टकरा गई थी। अब वहाँ एक खामोशी सी छा गई थी। दोनों के मन में बातें तो अनगिनत थी, पर जैसे दोनों एक दूसरे से कुछ कह नहीं पा रहे थे। दोनों न जाने किस उलझन में उलझे हुए थे। तुम यूं चली जाओगी, मैंने कभी सोचा ही नहीं था। विक्रम जैसे भावुक होकर कह उठा। आप चाहते तो मना कर सकते थे, पर आपने रोका ही नहीं। मीनल ने नजरें उठाकर विक्रम की आंखों में झांकते हुए कहा, क्या मैं कहता तो तुम रुक जाती? नहीं जाती मुझे छोड़कर? विक्रम जैसे अधीरता से हक जताकर बोल उठा। काश यही हक आपने उस वक्त जताया होता जब मैंने घर के दहलीज के बाहर कदम रखे थे। मीनल ने कहा तो विक्रम एक पल को खामोश सा हो गया। विक्रम, आप सब जानते थे, मेरा भी और विराज का भी, फिर भी आपने कुछ नहीं कहा, ना ही हक जताया, और शायद आपकी चुप्पी ही वजह बनी मेरे जाने की। मीनल ने कहा तो विक्रम से जैसे कुछ कहते ही नहीं बन रहा था। अब नर्स ने उस वार्ड में अपने कदम रखे तो वो दोनों ही कुछ पल को खामोश से हो गए। नर्स ने दवाई विक्रम को खिलाई। उस दौरान नर्स विक्रम के हाथ को पकड़े हुई थी, तो दूसरे हाथ से उसके सर को भी थाम रखा था। नर्स बीच बीच में विक्रम को मुस्कुराकर देखने लगती। मीनल जो उस वक्त वहीं बैठी हुई थी, उससे ये सब देखा ही नहीं जा रहा था। वो घूरकर नर्स को देखने लगी, तो वहीं अब नर्स ने जैसे ही विक्रम को दूसरी दवा खिलानी चाहिए कि मीनल ने उसे रोकते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं इन्हें खिला दूंगी। अब नर्स का ध्यान पहले मीनल पर था या नहीं, ये तो कहना मुश्किल होगा, पर अब जैसी उसकी नजर मीनल पर गई, उसे मीनल खुद को घूरते हुए दिख गई। जी आप? नर्स ने मीनल को आश्चर्य से देखते हुए कहा। तो मीनल बोल उठी, जी मैं मिसेस राठौड़, विक्रम राठौड़ की वाइफ। ये सुनते ही अब जैसी नर्स की नजरें विक्रम पर गई कि विक्रम ने अपने कंधे उचका दिए, मानो वो कहना चाह रहा हो, अब है तो है, क्या कर सकता हूँ। इस दौरान मीनल की नजरें नर्स और विक्रम पर ही थी। अब उस नर्स ने मुस्कुराते हुए मीनल को वो दवा दे दी और मुस्कुराकर उन दोनों को अकेला छोड़कर चली गई। विक्रम तो उस नर्स को देखकर मुस्कुरा दिया, पर मीनल को देख लग रहा था मानो वो चाहती हो नर्स जल्द से जल्द उन दोनों को छोड़कर चली जाए। अब जैसे ही नर्स वहाँ से चली गई कि विक्रम ने अपनी आंखों को मीनल की आंखों में डालते हुए कहा, तो मिसेस राठौड़ मेरी दवा? विक्रम ने इस दौरान मिसेस राठौड़ इस तरह से कहा कि मीनल के गालों में लालिमा छा गई। तो वहीं विक्रम ने भी पहली बार मीनल को शर्माते हुए देखा। इधर रिया और चाचा चाची तक जैसे ही विक्रम के घायल होने की खबर पहुंची, वे तुरंत ही दिल्ली के लिए निकल गए। विक्रम के घायल होने की खबर सुन रिया भावुक होते जा रही थी, जिसे चाचा चाची बड़ी मुश्किल से संभाल पा रहे थे। तो वहीं रिया को लग रहा था उसने अपने मम्मी पापा को तो नहीं देखा, पर अब वो अपने भाई विक्रम को नहीं खोना चाहती। मीनल जैसी दवाई देकर और विक्रम को आराम करने का कहकर जाने लगी कि विक्रम ने उसकी कलाई थाम ली। मीनल की अचानक ही धड़कनें बढ़ने लगी। साथ ही उसे विक्रम की आवाज सुनाई दी। अच्छा प्लान था वेद को मेरे पीछे लगाने की,
वैसे तुम्हें विराज पर शक कब हुआ? विराज, ये नाम सुनकर जैसे ही मीनल पीछे मुड़ी कि उसे विक्रम अनगिनत सवालों की बौछार लिए खुद को देखते हुए दिख गया। दिल्ली नगर के बाहर एक जंगल में बने छोटे से घर में एक लड़का अपने दांत पीसते हुए इधर से उधर चहलकदमी कर रहा था। गुस्सा उसके चेहरे से साफ देखा जा सकता था। वो चहलकदमी कर ही रहा था कि तभी दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। अब उस लड़के के साथ कुछ और लोग भी थे। उन्हीं में से किसी ने जाकर दरवाजा खोला और उस छोटे से घर में जलते बल्ब की रोशनी में अभी जो शख्स अंदर आया उसे देख उस लड़के के साथ साथ बाकी सब भी हैरान से रह गए। मीनल इस वक्त विक्रम के चेहरे पर अनगिनत सवाल देख पा रही थी। मीनल की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। वो क्या बोले? ऐसा लग रहा था मानो वो कहना तो चाहती हो पर उसे समझ में नहीं आ रहा था। शुरुआत कहाँ से करे? उसे यूं खामोश देखकर विक्रम बोल पड़ा, क्या तुम बताओगी तुम्हें विराज पर शक कब और कैसे हुआ? विक्रम के इस ऊंचे स्वर को सुनकर वो अचानक से कांप सी उठी। पहले तो उसने मना करना चाहा, पर जब उसने देखा कि विक्रम के जोर से बोलने के कारण ईसीजी मशीन पर दबाव पड़ रहा है तो उसने पहले तो उसे रिलैक्स रहने के लिए कहा और फिर कहना शुरू किया, आपको पता है विक्रम, एक लड़की जब किसी से प्यार करती है तो प्यार को शिद्दत से निभाना चाहती है। मैं भी प्यार करती थी विराज से और वो प्यार शादी के पवित्र रिश्ते तक आया भी, पर विराज का यूं चले जाना और आपसे हुई शादी, जिसे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आपकी और मेरी शादी हुई पर मैं आपको दिल से नहीं अपना पा रही थी। बहुत सोचा अपनी शादी को एक मौका दूं, पहल करूं, पर कहते हैं ना, पहला प्यार भुलाई नहीं भूलता। मैं भी नहीं भूल पा रही थी विराज को। विक्रम जैसे खामोश होकर मीनल को सुनते जा रहा था तो मीनल को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अब तक की जितनी भी गुबार उसने अपने अंदर छुपा रखी हो वो हर कसर पूरी कर देना चाहती हो। मीनल के मुंह से आह से निकली, मुझे न जाने उस दिन क्या हुआ। आपके वापस लौट के आने के बाद उस दिन पहली बार आपको सुनना चाहती थी मैं। मीनल और विक्रम की नजरें अचानक ही टकराई। आपको पता है, उस दिन जब आप और रिया पार्टी में चले गए तो मैं कमरे में बेचैनी से चहलकदमी कर रही थी कि न जाने मुझे क्या सूझा। उस दिन पहली बार मैंने आपकी साइड की अलमारी देखी और पता नहीं कैसे उसमें रखी एक फाइल पर अचानक ही नजर चली गई। शायद आप उसे अच्छे से रखना भूल गए थे। मीनल के ये कहते ही विक्रम को याद आई वो फाइल जिसे वो संभाल कर रखने के लिए लाया था, पर उसे ऐसी जगह दिख नहीं रही थी जहां वो उसे संभाल कर रख सके। पर तभी उसकी नजर अपनी अलमारी की साइड पर गई। विक्रम की साइड वाली अलमारी को कोई हाथ नहीं लगाता था और मीनल को उससे कोई मतलब था नहीं। यही सोचकर वो जल्दी से उस फाइल को वहीं रखकर निकल गया। उसे क्या पता था मीनल इस फाइल को देख लेगी जो विराज से जुड़ी हुई थी। मीनल ने कहना जारी रखा, उस फाइल को देखकर जैसे मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। विराज जिस पर मुझे विश्वास था उसने न सिर्फ मुझसे बल्कि देश के साथ भी गद्दारी की। और यहाँ तक कि ये कहते कहते मीनल भावुक हो चुकी थी और वो देख विक्रम को समझ में नहीं आ रहा था वो क्या बोले। फ्लैशबैक में विराज कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट था। उसे कंप्यूटर में जो सबसे ज्यादा पसंद था वो था हैकिंग। आर्मी बैकग्राउंड से होने के नाते उसमें देशभक्ति का जुनून तो था, पर कहते ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। यही बात विराज में भी लागू होती थी। एक बार हैकिंग के दौरान जब उसकी मुलाकात एक अंडरग्राउंड आतंकवादी से हुई और उसने उसे पैसों के ऑफर दिए तो जैसे विराज की देशभक्ति धरी की धरी रह गई और उसने तो छोटे पैमाने पर शुरू की थी, पर कब वो देशद्रोही के राह पर इस कदर निकल आया, उसे ना फैमिली दिखी और ना ही मीनल। इधर उसकी शादी को 2 दिन थे जब अचानक ही उसे पता चला कि आर्मी आतंकवादियों से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर ऑपरेशन करने जा रही है। आर्मी के साथ साथ उसे एक आतंकवादी संगठन से भी बुलावा आया। पहले तो उसने आर्मी की मीटिंग अटेंड की और उसके बाद आतंकवादी संगठन को इस बारे में बताने के लिए निकल पड़ा। उसने कुछ बताया भी, पर अफसोस वो और उसके कुछ और दोस्त एक खोजी आर्मी दस्ते के हाथों चढ़ गए। विराज के दादाजी एक बहुत ही रिस्पेक्टेड आर्मी ऑफिसर थे, इसीलिए जब उन्हें इस बारे में बताया गया तो जैसे शादी वाले माहौल में गम के बादल छा गए। विराज के दादाजी जब उससे मिले और उससे सवाल किए, विराज के चेहरे पर मानो देशद्रोह होने का कोई अफसोस नहीं था।
ये देखकर विराज के दादाजी का मानो दिल ही टूट गया। अब वे घर की ओर जब लौटने लगे तो उनके दिमाग में एक ही बात चल रही थी, आखिर जिस मीनल को उन्होंने अपने घर की बहू बनने का आशीर्वाद दिया है और जो विराज का इंतजार कर रही है, अब वे उससे जाकर क्या कहेंगे। वे ये सोचते हुए घर की ओर जाने लगे तो वहीं जैसे ही वे घर पहुंचे और उन्होंने घर वालों से इस बारे में डिस्कस किया तो वे समझ नहीं पा रहे थे आखिर क्या करे। पर तभी टेलीफोन की तेज आवाज गूंजी। फोन में मानो ऐसा लग रहा था जैसे विराज को टॉर्चर किया जा रहा हो सच जानने के लिए। अब भले ही विराज ने जो कुछ भी किया हो, पर था तो वो उनका अपना ही। इससे पहले कि वो कुछ करते, किसी अनजान नंबर से कॉल आया कि वो ये साबित कर सकता है कि विराज ने कुछ नहीं किया है, बस उन्हें कुछ पैसे लेकर सपरिवार आना होगा। सपरिवार, ये सुनकर उनका माथा ठनका, पर वे जानते थे देशभक्तों के साथ जितना अच्छा व्यवहार किया जाता है उतना ही बुरा देशद्रोहों का हाल किया जाता है। चौहान परिवार सपरिवार एक जगह कुछ पैसों को लेकर पहुंचा जहां उन्हें एक शख्स दिखा। अब वे जैसी पैसे देकर उसके आश्वासन देने पर कि विराज जल्दी घर आ जाएगा, वापस लौट ही रहे थे कि अचानक ही तेज विस्फोट के साथ कार के पर्चे उड़ गए। वहीं ये शख्स भी इन सब में नजर गड़ाए हुए था। अब जैसे ही उसने कार को उड़ते दिखा कि उसके मुंह पर एक कुटिल सी मुस्कान आ गई। वहीं कुछ दिन बीत गए। विराज को संगठन ने किसी तरह से आजाद करवा लिया। इधर आजाद होने के बाद जैसे ही विराज को मीनल की शादी और अपने फैमिली मेंबर्स के दुखद मृत्यु का पता चला, वो जैसे गुस्से से उबल पड़ा। तो उसके गुस्से को भड़काने वाला था उसका वो संगठन जिसने उससे कहा था कि उसने जब मुंह नहीं खोला तो आर्मी ने धोखे से उसके परिवार को खत्म कर दिया। विराज ने जो कुछ भी मीनल से कहा था वो कुछ तो सत्य था, पर अधिकतर उसने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया था। वहीं दूसरी ओर आर्मी को लगता रहा कि विराज ही वो इंसान है जिसने अपने परिवार तक को खत्म कर दिया, पर इसकी वजह क्या थी ये कभी उन्हें स्पष्ट रूप से पता ही नहीं चल पाया। वहीं मीनल ने जो फाइल देखा था उसमें भी यही था कि सब विराज ने ही किया है। मीनल को वो वक्त याद आ गया जब वो विराज के अपने फैमिली को अपने हाथों से खत्म करने की बात सुनकर आश्चर्य में थी। उसके लिए जैसे यकीन कर पाना मुश्किल था कि विराज ने ही ये सब किया है, पर ये फाइल झूठी भी तो नहीं हो सकती। उसे समझ में नहीं आ रहा था वो आखिर क्या करे। वो बेड में धम से बैठ चुकी थी। उसकी आंखें इस वक्त भाव शून्य थी। रह रहकर उसे ख्याल आता कि क्या वो विक्रम से पूछे, पर कैसे। और यही सब सोच सोच कर वो उस पार्टी में चली गई। पहली बार वो विक्रम के इतने करीब थी और जब विक्रम ने उसके कमर पर हाथ रखे तो जैसे वो चाहकर भी मना नहीं कर पाई। घर लौटने पर उसकी नजर जैसी विराज पर गई वो शॉक थी और इसीलिए वो बिना कुछ कहे कमरे में आ गई। कमरे का दरवाजा खटखटाया गया तो उसने सोचा विक्रम होगा। वो उससे पूछेगी जब विराज ने इतना बड़ा गुनाह किया है तो वो क्यों इस घर में है। पर दरवाजा खोलने पर विराज को सामने देख उसे कुछ समझ न आया और फिर विक्रम का भी उन दोनों को अकेला छोड़ जाना, ये देखकर उसके मन में अनगिनत सवाल छोड़ गया। पर उसे उस वक्त शॉक लगा जब उसने रिया और विक्रम की बातें सुनी और ये जानकर कि विक्रम उसे चाहता है। उसकी धड़कनें उस वक्त ठहर सी गई और दोनों के उसे देखने पर उसने अनजान बनने का नाटक किया। रात भर वो सोचती रही या उसे विक्रम से पूछ लेना चाहिए आखिर विराज यहाँ क्या कर रहा है, पर उसने खुद ही तो विक्रम को कहते सुना था वो मीनल और विराज के बीच में नहीं आएगा। तो क्या विक्रम उसे सच बताएगा? पर अगर उसने नहीं बताया और उसे विराज के साथ भेज दिया गया तो वो क्या करेगी? पर मीनल खुद भी तो आर्मी ऑफिसर की बेटी थी। उसे पता था विक्रम के विराज के यहाँ लाने और मीनल और विराज को साथ करने के पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर है। उसने बहुत सोचा पर उसे कुछ पता ही नहीं चला और इसीलिए उसने दूसरे दिन बिना सोचे समझे कह दिया कि वो विराज के साथ घर छोड़कर चली जाएगी। उसे लगा ऐसा करने पर विक्रम उसे सच बता देगा, नहीं तो रोकने की कोशिश जरूर करेगा। पर विक्रम ने ना तो उसे रोका और ना ही सच बताया और उसने बुझे मन से घर छोड़ दिया। वो जानती थी विराज का अब कोई है तो नहीं, इसीलिए उसने उससे जब कहा कि वो मीनल के घर जाएंगे तो वो फौरन मान गया। पर घर का माहौल इतना बिगड़ेगा उसने सोचा ही नहीं था। वो तो अच्छा हुआ विक्रम का जिसने ऐन वक्त पर सब संभाल लिया। इधर कुछ दिनों में ही वेद जिसके चाचा जी आर्मी में थे उनसे सब पता चल गया। मीनल पूछना नहीं चाहती थी, फिर भी उसने सोचा चलो देखते हैं आखिर विराज कितना गिर चुका है। और ये सोचकर जब उसने उनसे पूछा कि वो इतने दिन कहाँ था
तब विराज ने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया तो वो जैसे अपनी मुट्ठी भींचते ही रह गई। जब पहला ब्लास्ट हुआ तो उसका सीधा शक विराज पर था, पर वो उसे कुछ नहीं कह सकती थी। कहाँ तो आगे चलकर उसने सोचा था कि वो विराज के साथ रहकर कम से कम किसी ब्लास्ट जैसी घटना को अंजाम नहीं देने देगी, पर यहाँ तो ब्लास्ट पर ब्लास्ट होते गए। उसके पापा की गिरफ्तारी के वक्त वो पूरी तरह से ब्लैंक हो गई थी और उससे अपने परिवार को इस तरह टूटते हुए नहीं देखा गया। वो बस यही सोचे जा रही थी, काश एक बार वो विक्रम से बात कर लेती और किसी तरह से ये सब नहीं हुआ होता। इधर जहाँ मीनल और विक्रम असमंजस में थे तो विराज को चीफ ने आश्वासन दिया था कि अगर उसने ब्लास्ट होते रहने दिए तो वो उसकी झोली पैसों से भर देगा। साथ ही मिशन पूरा होने के बाद वो सही सलामत उसे कहीं घूमने भी भेज देगा। फिर मीनल तो क्या, उस जैसी हजारों मिलेगी। और विराज भी लार टपकाते हुए आतंकवादी संगठनों का साथ देता रहा। विराज चाहे जितना भी गिरा हुआ क्यों ना हो, पर वो अपनी फैमिली को बहुत मानता था और यही कारण था कि जब उसे बताया गया था कि आर्मी जिम्मेवार है उसके परिवार के मृत्यु के लिए, तो उसका कहीं न कहीं ये भी एक मोटिव था कि वो अपने परिवार का बदला जरूर लेगा। अब वर्तमान में विराज ने जब दरवाजा खोला तो वो आश्चर्य सा रह गया, क्योंकि जिसने अब प्रवेश किया वो कोई और नहीं, स्वयं चीफ थे, जो वहां ब्लास्ट के दौरान नजरें बचाकर भाग चुका था। हालांकि उसे चोटें आई थी। विराज और वहां खड़े दो आतंकवादी चीफ को सहारा देकर अंदर ले आए और प्राथमिक उपचार करने लगे। वहीं हॉस्पिटल में भी विक्रम और मीनल एक दूसरे से अपनी अपनी बातें क्लियर कर ही चुके थे। चाचा चाची और रिया ने वहां प्रवेश किया। रिया तो विक्रम को इस हाल में देखकर सीधे उसके सीने से जा लगी, तो मीनल वही किनारे पर खड़ी थी। उसने उस घर की दहलीज जो लांघी थी, चाचा चाची और रिया के विश्वास को तोड़ा था, भले ही अच्छा सोचकर, पर उन्हें तो पता नहीं था ना। और यही सब सोचते सोचते मीनल अपनी नजरें धरती पर गड़ाए जा रही थी। मीनल किनारे पर खड़ी सी थी, उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो उन लोगों से नजरें भी मिला पाए। इधर विक्रम घर वालों से घिरा हुआ था, पर तभी उसकी नजर उस तरफ चली गई जहाँ मीनल खड़ी थी, पर अब वहाँ कोई न था। शायद मीनल जा चुकी थी। वहीं वो भी इस बात को भली भांति समझता था। इधर चीफ कुछ देर के बाद आराम करने के लिए लेटे हुए थे। उनका चेहरा दर्द में भी गुस्से से तमतमा रहा था। फ्लैशबैक। शौकत अली यानी कि चीफ जीप समेत उस खाई में गिर चुके थे जहां पूरी आर्मी उनकी शहादत में डूबी हुई थी। तो वहीं आखिर 5 दिनों के बाद वे होश में आ चुके थे। जैसे वो होश में आए वे सोचने लगे, आखिर वे है कहाँ? ये कोई पुराना सा खंडर टाइप की जगह थी। और कुछ एक देर में जब उन्होंने आसपास नजरें घुमाई तो उन्हें समझते देर न लगी कि वे दुश्मनों के मुल्क में हैं। वे अपना सर पकड़कर उठकर बैठे ही थे कि एक आतंकवादी, जो शायद उस दल का प्रमुख था, उसने उनकी तरफ पानी का एक जग और कुछ खाने की वस्तुओं को बढ़ाते हुए कहा, कैसे हैं जनाब? अब उसके कहने से ही कुटिलता की झलक मिल रही थी। शायद कोई और दिन होता या कोई और जगह होती तो उस दल के प्रमुख को गोलियों से ही भून देते, पर यहाँ जहाँ हजारों आतंकवादी है, उसने चुप रहने में ही भलाई समझी और उनके दिए चीजों को चुपचाप से खाने लगा। वैसे भी वो 5 दिनों का भूखा था और होश भी तो आज ही आया था। जगह जगह टांके लगे हुए थे, चोट भी कुछ ज्यादा ही गहरी थी। इधर जैसे उस दल के चीफ ने उसे चुपचाप खाते देखा तो उसने अपने साथी आतंकवादियों की तरफ देखकर एक कुटिल मुस्कुराहट मुस्कुरा दिया। उसे लगने लगा अब शौकत अली उसे आर्मी और भारत देश की सुरक्षा से जुड़ा कुछ तो गुप्त बातें बता ही देगा। पर शौकत अली खाने के बाद चुपचाप सा लेट गया। ये देखकर चीफ आग बबूला हो गया, पर जैसे तैसे उसने गुस्से को कंट्रोल करते हुए उससे प्यार से सारी जानकारी लेनी चाहिए। पर जब शौकत अली ने देश के साथ गद्दारी करने से मना कर दिया तो उसने कुटिलता से उसे नमक खाने की बात कह दी। ये सुनकर एक पल को तो उसने उसे घूरा, पर अगली पल कह दिया, नमक उसने मजदूरों के हाथों से बनाया हुआ खाया है, किसी आतंकवादी के नहीं। और अगर हिम्मत है तो वे नमक बनाने वाले मजदूर को लेकर आए, वो जो पूछेगा बता देगा। ऐसे उस आतंकवादी का दिमाग खराब था, पर शौकत अली टस से मस ना हुआ, बल्कि उन सब की बेचारगी को इत्मीनान से देखने लगा। इसे देखकर आतंकवादियों के चीफ को बहुत गुस्सा आया और उसने उस पर लात घूसों के साथ साथ तरह तरह की यातनाएं शुरू कर दी। पर मजाल है कि शौकत अली कुछ भी बोले। इधर आर्मी एक से बढ़कर एक आतंकवादियों के खिलाफ मुहिम चला रही थी और उधर शौकत अली उन आतंकवादियों को हिराकत भरी नजरों से देखता, मानो कह रहा हो,
मुझ अकेले को कैद करने से क्या होगा? तुम एक को मारोगे, 100 आर्मी तुम्हें घर में घुस कर मारेगी। आतंकवादियों के लिए चिंता का विषय था। पर तभी अमरेंद्र जी को शौर्य चक्र मिलने की अनाउंसमेंट हुई और इसी के साथ उन आतंकवादियों को अपना दाव खेलने का मोहरा मिल गया। असल में अमरेंद्र वर्मा को शौर्य चक्र इसीलिए मिल रहा था क्योंकि उस दिन जब शौकत अली के गिरने के बाद अमरेंद्र जी उस स्थान से घायल अवस्था में लौट रहे थे, तब उनकी नजर एक ऐसे आतंकवादी पर गई थी जिसने आतंकवादियों के कई खुफिया स्थानों का उजागर किया था और इसी की बदौलत बहुत सी ब्लास्ट को रोकने के साथ साथ आतंकवादियों का सफाया भी मुमकिन हो सका था। उस समय अमरेंद्र वर्मा कैप्टन थे और उनकी बहादुरी के चलते ही उनकी पदोन्नति मेजर में हुई थी। बस उन्होंने गलती से कह दिया था कि शौकत अली बहुत पहले ही खाई में गिर चुके थे और उन्होंने हिम्मत न हारते हुए पहले तो शौकत अली के साथ और फिर अकेले ही दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए थे। पर सच तो सिर्फ यही था कि उनके हाथ वही आतंकवादी थोड़े घायल अवस्था में मिला था जिसने बाद में कई खुफिया जानकारी दी। कहा तो आतंकवादी देश में घुसपैठ करने वाले थे और अब आर्मी ही आतंकवादियों के नामो निशान मिटाने की कोशिश में लगी हुई थी। आतंकवादियों का चीफ जिसका नाम हैदर था, उसने वो वीडियो क्लिप शौकत अली को दिखाई जिसमें अमरेंद्र वर्मा का इंटरव्यू चल रहा था और वे शौकत अली को क्रेडिट तो दे रहे थे, पर उनके क्रेडिट को देख ऐसा लग रहा था जैसे मजबूरीवश वे शौकत अली को क्रेडिट दे रहे हों। असल में आतंकवादियों ने उस क्लिप से थोड़ी छेड़छाड़ की थी। शौकत अली पहले तो ये मानने को तैयार ही नहीं था कि उसका दोस्त अमरेंद्र वर्मा ऐसा कुछ बोल भी सकता है और आज नहीं तो कल आर्मी उसकी खोज में निकल पड़ेगी। पर उसे आश्चर्य तब हुआ जब आर्मी उसे खोजने के स्थान पर उसे शहीद घोषित कर चुकी थी। शौकत अली ने रात भर बेचैनी से काटा, पर आखिरकार हार कर उसने डिसाइड कर लिया कि जिस आर्मी को उसकी फिक्र नहीं है वो भी अब उनकी कोई फिक्र नहीं करेगा और वो आतंकवादियों का साथ देगा। हालांकि उसका दिल उसे मना करता रहा, पर इस वक्त जिसके लिए उसके दिल में नफरत भर चुकी थी और जिससे उसे बदला लेना था वो और कोई नहीं अमरेंद्र वर्मा थे। उसने आतंकवादियों का साथ देने में कोई कसर न छोड़ी। बीच बीच में उसकी खुद की आत्मा उसे जरूर धुतकारती कि वो खुद के देश के साथ गद्दारी कर रहा है, पर आतंकवादियों के संगठन में शामिल होकर उसे जैसे सही गलत में कोई अंतर समझ ही नहीं आ रहा था। आखिरकार कुछ दिनों बाद वो चीफ बन गया और अब वो अमरेंद्र वर्मा से बदला ले सकता था। वो सही मौके की तलाश करने लगा, उसे वो मौका मिल ही नहीं पाया। एक दिन उसे विराज और मीनल की शादी के बारे में पता चला, साथ ही ये भी कि विराज अब आर्मी में है और आतंकवादियों से जुड़ी इन्फॉर्मेशन को हैकिंग करने में जैसे उसे महारत हासिल है। और साथ ही ये भी कि विराज जाना तो किसी आईटी सेक्टर में चाहता था, पर आर्मी परिवार से होने के कारण उसे आर्मी में आना पड़ा। पहले तो उसने विराज को पैसों के ऑफर दिए, विराज इतनी आसानी से नहीं माना तो और पैसों के और ऑफर दिए। आखिरकार विराज ने घुटने टेक दिए। आज वर्तमान में अचानक ही किसी को आया महसूस कर जैसे चीफ अपनी तंद्रा से वापस लौट कर आया कि विराज को सामने देखकर वो चौंक सा गया। चीफ ने इशारों से पूछा, क्या हुआ? इस बात पर विराज चीफ के सामने बैठ गया और कहा, चीफ, पहले तो मैं सिर्फ पैसों की खातिर इससे जुड़ा था, अब आर्मी ने मेरे देशद्रोही का बदला मेरे परिवार से लेकर अच्छा नहीं किया और बाद में उस विक्रम ने भी मीनल को मेरी जिंदगी से छीनकर घी डालने का काम किया है। विराज ने ये अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहा था। विराज को बदले की भावना में देखकर चीफ हल्के से मुस्कुरा दिया। वहीं हॉस्पिटल में अमरेंद्र वर्मा को डिस्चार्ज मिलने वाला था। इस वक्त सब साथ में थे। अमरेंद्र वर्मा ने बताया कि बाद में कैप्टन शौकत अली के परिवार वालों को, जिसमें उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे, उनके घर में आतंकवादियों ने बम ब्लास्ट कर पूरे परिवार को उड़ा दिया था। इधर चीफ उस वक्त को याद करने लगे थे जब उनका गुस्सा अमरेंद्र वर्मा के खिलाफ तो था, पर कहीं न कहीं उनका जमीर उन्हें देशद्रोही बनने के लिए कोसे जा रहा था। पर इससे पहले कि वे संगठन छोड़ने की ओर कदम बढ़ाते, आतंकवादियों ने उन्हें एक वीडियो क्लिप दिखाया और इस वीडियो क्लिप को देखकर जैसे वे टूट से गए। उनका मन ये मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि उनका परिवार अब इस दुनिया में नहीं है। आतंकवादियों ने यहाँ भी तथ्यों को इस कदर तोड़ा कि चीफ अब पूरी तरह से एक खूंखार आतंकवादी बन गया। हॉस्पिटल में मीनल कॉरिडोर में एक बेंच पर बैठी हुई थी। उसका मन बेचैन सा था और उसने अपने फेस को अपने हाथों से ढक रखा था। वो जैसे वहाँ होकर भी वहाँ नहीं थी और बार बार उसके दिमाग में यही ख्याल आ रहा था
आतंकवादी अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं, किसी के परिवार को मिटाने या इससे भी ज्यादा। वो मेंटली पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी उसे न जाने रह रहकर ऐसा भी महसूस हो रहा था कि कहीं विराज की फैमिली को भी आतंकवादियों ने ही। पर इससे पहले कि वो कुछ सोचती, किसी ने उसके कंधे पर अपने हाथ रख दिए। इधर आतंकवादी को वो वक्त याद आने लगा जब विराज की फैमिली पैसे लेकर आई और उन्होंने उन्हें सपरिवार बुलाया था, क्योंकि आतंकवादी संगठन कई छोटे छोटे भागों से जुड़ी होती है और सबको कहीं ना कहीं चिंता सी होने लगती है। अगर विराज ने आर्मी या पुलिस को सब जाकर कह दिया तो क्या होगा, और इसीलिए विराज को अपने काबू में रखने और उसे अपना मोहरा बनाए रखने के लिए उन्होंने उसके परिवार के लिए जाल बुना और उन्हें अपना शिकार बना लिया। इसकी खबर उन्होंने चीफ तक को नहीं दी, बल्कि इसे किसी और के संगठन के चीफ ने ही हैंडल किया। विराज एक चेयर में बैठा हुआ था और रह रहकर उसे याद आने लगा वो पल जब थोड़ी देर पहले उसके ही एक आतंकवादी साथी ने उसे हॉस्पिटल का हाल बताया था कि विक्रम को होश आ चुका है और मीनल और विक्रम न जाने क्यों पर बहुत देर तक दोनों साथ में ही रहे। विराज इस बात को सुनकर कुछ समझ भी नहीं पा रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था आखिर मीनल चाहती क्या है, कहीं उसे विराज पर शक तो नहीं हो गया था। वहीं हॉस्पिटल में जैसे ही मीनल ने अपनी नजरें ऊपर की और विक्रम जो बैसाखी की सहायता से जैसे तैसे करके वहां तक आया था, उसे देख जैसे उसके दिल का गुबार टूट सा गया और एक बार फिर वो बिना सोचे समझे उसके सीने से जा लगी। इसे देख विक्रम को वो पल याद आ गया जब अचानक ही विदाई के बाद वो उसके गले से लगी थी। विक्रम उसके सर पर अब धीरे धीरे अपना हाथ फेरता रहा और इधर मीनल सिसकती रही। क्योंकि अमरेंद्र वर्मा की गिरफ्तारी बस गुमराह करने के लिए थी, इसीलिए वे अब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर सीधे घर जा रहे थे। मीनल सिसक रही थी और विक्रम उसके सर पर अपने हाथ फेर रहा था, पर इससे पहले कि मीनल कुछ बोलती विक्रम ही बोल उठा, मीनल तुम ठीक हो? पर मैं ठीक नहीं हूँ। क्या? अब मीनल ने नजरें ऊपर कर विक्रम की ओर आश्चर्य से देखा तो विक्रम बेचारगी से बोल उठा, यार तभी से खड़ा हूँ, पैर दुख रहे मेरे। तो आपको खड़े रहने के लिए किसने बोला है? मीनल ने तपाक से बोला। ये सुनकर विक्रम ने कुछ इस तरह शक्ल बनाया मानो कहना चाह रहा हो, तुम मुझे छोड़ोगी तभी तो कहीं बैठूंगा। मीनल ने भी इस बात को महसूस किया, पर वो फिर भी गले से लगी रही, मानो कहना चाहती हो, इस जन्म तो मैं आपको कभी नहीं छोड़ने वाली। अब एक बार गले पड़ गई तो पड़ गई समझिए। पर इससे पहले कि मीनल और विक्रम कोई और ख्याली पुलाव पकाते, रिया उन दोनों को ढूंढते हुए वहीं पर आ गई। असल में अब गलतफहमी की सारी दीवारें ढह चुकी थी और वैसे तो रिया के लिए मीनल को माफ करना इतना आसान नहीं, पर विक्रम की सिचुएशन के अच्छे से समझाने के बाद वो कोशिश कर रही थी कि वो मीनल को दिल से अपनी भाभी मान ले। भैया आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और भाभी मेरे साथ चलिए, भैया के डिस्चार्ज के पेपर तैयार करवाने हैं। रिया उन दोनों को देखकर एक ही सांस में बोल गई, जाना जरूरी है क्या? विक्रम मीनल की ओर देखकर बोल उठा और मीनल अपनी आंखें बड़ी करते हुए उसे घूरने लगी, तो वहीं मीनल के घूरने पर रिया हल्के से मुस्कुरा उठी। अर्पण वहीं से गुजर रहा था। उसने मीनल को घूरते, रिया को हंसते और विक्रम की बेचारगी सी हालत देखी तो सामने आते हुए मीनल की ओर देखकर कहा, मैं चला जाता हूँ रिया के साथ भाभी, तब तक आप विक्रम को अंदर ले जाएं। मीनल ने एक नजर विक्रम को देखा और फिर उसे सहारा देकर अंदर की ओर चली गई। तो वहीं दूसरी तरफ रिया और अर्पण भी डिस्चार्ज पेपर तैयार करवाने चले गए। अर्पण बार बार नोटिस कर रहा था कि रिया बीच बीच में उसे घूरकर देखने लगती। पहले तो अर्पण ने उसे इग्नोर करना चाहा, पर फिर भी जब रिया का घूरना बंद नहीं हुआ तो अर्पण ने अपनी एक आईब्रो ऊपर करते हुए कहा, कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम हो मेरी प्रॉब्लम, रिया तपाक से बोल उठी। तो रिसेप्शनिस्ट के साथ साथ अर्पण अपना मुंह खोले उसे देखने लगा। इस वक्त तक पेपर रेडी हो चुके थे और रिया और अर्पण एक साइड में खड़े थे। जहां रिया उन पेपर्स को देख रही थी तो अर्पण उसे। रिया अब नोटिस कर रही थी कि अर्पण उसे एकटक घूर कर देखे जा रहा है। क्या? रिया कंधे उचकाते हुए बोली, जो कुछ भी तुमने कहा, प्रॉब्लम ऑल दैट, मतलब जान सकता हूँ मैं? अचानक तो अब तुम्हें मतलब ही चाहिए। भैया को बताऊं क्या? भैया? अर्पण हक्का बक्का सा रह गया। हाँ, रिया ये कहते हुए विक्रम के वार्ड की ओर जाने लगी।
कि अर्पण ने उसकी कलाई पकड़कर उसे खुद के करीब करते हुए कहा। दोनों की सांसें टकरा सी गई और धड़कनें मानो थम सी गई। और क्या क्या बताओगी? अर्पण ने रिया की आंखों में आंखें डालते हुए कहा। पहले तो रिया उसकी आंखों में गुम सी हो गई और कहा, यही कि कैप्टन अर्पण शर्मा, जो खुद को कैप्टन विक्रम राठौड़ के दोस्त बताते हैं, उन्होंने उनकी बहन का दिल चुरा लिया है। रिया ने अपने हाथ बांधते हुए इतराते हुए कहा। तो अर्पण ने उसे देखकर कहा, और अगर मैं कहूँ कि उनकी लाडली का दिल कैप्टन अर्पण पर बसता है तो? ये सुनकर रिया खामोश तो हो गई। थोड़ी देर बाद अपने नाखून चबाते हुए बोल पड़ी, दोनों अलग बात है क्या? क्या पता? अर्पण कहते कहते आगे की ओर जाने लगा तो रिया उसके पीछे भागते हुए आकर बोली, सुनिए ना, अरे बताइए। थोड़ी देर बाद रिया और अर्पण विक्रम के वार्ड में थे। आज अमरेंद्र वर्मा और विक्रम दोनों डिस्चार्ज हो रहे थे, पर अमरेंद्र वर्मा ने यहीं दिल्ली में अपने एक पुराने मेजर दोस्त के फ्लैट को किराए पर ले लिया था, क्योंकि उनका 2 फ्लैट था और एक अक्सर खाली ही रहता था। असल में सबने मीनल को माफ कर दिया था, साथ ही उसकी बहादुरी की तारीफ भी की थी कि वो जो भी करना चाह रही थी एक तरफ से विक्रम की मदद के लिए ही कर रही थी। और जहाँ तक बात थी दिल्ली में रुकने की, तो विक्रम की हालत में धीरे धीरे सुधार हो रहा था। अमरेंद्र जी को डर भी था कि विराज को शायद पता चल ही गया होगा कि मीनल इस प्लान के तहत उसके साथ थी और उससे जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सके, और इसीलिए अपनी बेटी के लिए एक डर सा भी लग रहा था, और इसीलिए उन्होंने कुछ दिन यही साथ में दिल्ली में रहने का आग्रह किया। विक्रम भी आसानी से मान गया था। उसे पता था कि आतंकवादी इतनी आसानी से चुप तो नहीं बैठेंगे, और उसका खुद की सुरक्षा से ज्यादा अभी जो मायने रखती थी वो है देश की सुरक्षा। उसने जरूर चाहा था कि सब ना रुके, पर शीतल जी और विनय घर जाने के लिए तैयार नहीं थे। अमरेंद्र वर्मा के लिए उसे डर लग रहा था कि कहीं चीफ उसे ना कुछ कर दे, इसीलिए फिलहाल तो वो उन्हें खुद के साथ ही रखना चाहता था। और जब अमरेंद्र वर्मा ने इस फ्लैट का प्रस्ताव रखा था तो वो फौरन मान गया था। रिया अपने भाई को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी और मीनल को विराट से खतरा था, इसीलिए वे सब उस फ्लैट में रहने चले गए। तो वहीं चाचा चाची देवघर को लौट गए। सब फ्लैट में जा चुके थे। ये 3 बेडरूम वाला एक फ्लैट था जिसमें एक किचन के साथ साथ हॉल भी था। विक्रम अभी बेड में बैठा हुआ था। सुबह का वक्त था। मीनल जैसे ही बाथरूम से बाहर निकली, गीले बालों में वो बला की खूबसूरत लग रही थी। तो वहीं बेड में बैठे कुछ सोच में डूबे विक्रम की नजरें भी एक टक उस पर ठहर सी गई थी। विक्रम पर मीनल की नजरें ठहर सी गई तो वहीं मीनल भी विक्रम की नजरों को खुद पर महसूस करती हुई खुद में सिमटने लगी। दोनों की धड़कनें मानो कुछ देर के लिए थम सी गई। मीनल इस वक्त हल्के पिंक कलर की साड़ी और भीगे बालों में बहुत खूबसूरत दिख रही थी। तो वहीं कल रात जब उन्होंने इस फ्लैट में शिफ्ट किया था तो मीनल के लाख मना करने के बावजूद जब रिया उसके साथ बैठी थी तो उसने उसके हाथों पर मेहंदी लगा दी थी। विक्रम उस वक्त वहीं था और जब रिया मीनल को मेहंदी लगाने में व्यस्त थी तो मीनल ने एक नजर बेचारगी से विक्रम को देखा। तो विक्रम ने कुछ इस तरह शक्ल बनाया मानो कहना चाह रहा हो, ये ननद भाभी के बीच की बात है, मैं क्या जानूं। मीनल ने भी चुपचाप मेहंदी लगा ली थी। इधर जब नहाने के बाद उसकी वो मेहंदी और भी निखर कर आ रही थी। विक्रम अब जब मीनल को देखने में व्यस्त था तो उसका ध्यान ही नहीं रहा और वो गिरने को ही हुआ कि मीनल ने झट आगे बढ़कर उसे थाम लिया। एक बार फिर मीनल और विक्रम की नजरें टकराई, पर तभी विक्रम की नजर मीनल के हाथों पर लगे मेहंदी पर गई और वो हल्की से मुस्कुरा उठी। मीनल की नजरों ने भी इस बात को भांप लिया और वो झेप सी गई। साथ ही वो अपने हाथ में लगे विक्रम के नाम को छिपाने लगी, पर साथ ही उसके मुंह पर भी एक प्यारी सी स्माइल आ गई, क्योंकि इस बार वी अक्षर नहीं, मीनल विक्रम साथ में ही जो लिखा था। ऐसे ही तकरीबन 1 हफ्ता बीत गया। आतंकवादियों की तरफ से ना तो कोई हमले हुए और ना इस बीच विराज का कुछ पता चल सका। आज सुबह से ही रिमझिम बारिश हो रही थी। वे सब अभी तक दिल्ली के फ्लैट में ही थे। विक्रम भी अब पहले से ठीक होने लगा था। आर्मी ने भले ही आतंकवादियों का बहुत नुकसान किया था, पर जब तक विराज या चीफ आर्मी के हत्थे नहीं चढ़ जाते, ये कहना मुश्किल था कि देश आतंकवादियों से कितनी सुरक्षित था। विक्रम हर संभव आतंकवादियों से निपटने की रणनीति बना रहा था, तो अर्पण कभी कभार वहीं आकर उसे सलाह मशवरा करने लगता। हालांकि पहले ये ऑपरेशन विक्रम के अंडर होने वाला था, पर जब वो मौत से लड़कर आया तो ब्रिगेडियर सर के कहने पर अर्पण को कमांडिंग ऑफिसर बनाने का विचार किया गया। पर विक्रम ने कहा कि भले ही वो घायल हो, और वैसे भी शेर घायल हो सकता है,
पर शिकार नहीं छोड़ता और वो आतंकवादियों को ठिकाने लगाने के बाद ही दम लेगा। शाम का वक्त हो चुका था। विक्रम अभी अभी एक मीटिंग से लौटा था। मीनल ने जैसे दरवाजा खोला, विक्रम को भीगा देख एक पल को तो आश्चर्यचकित सी रह गई, पर फिर उसके लिए कॉफी बनाने चली गई। वहीं विक्रम अपने कपड़े बदलने लगा। वो अपने कपड़े बदल ही रहा था कि मीनल ने कॉफी मग लेकर कमरे में प्रवेश किया। विक्रम ने इस वक्त नीचे शॉर्ट्स पहन रखे थे और कमीज डाल ही रहा था कि मीनल को सामने देख उसे समझ नहीं आया वो क्या रिएक्ट करे। तो वहीं मीनल भी विक्रम को असमंजस सी स्थिति में देखकर झेप सी गई और बिना एक भी शब्द बोले कॉफी रख कमरे से बाहर चली गई। मीनल की नजर कमरे की बालकनी से नीचे सड़क पर थी और न जाने तभी से क्या सोचे जा रही थी। उसने तबीयत खराब होने का बहाना कर डिनर करने से मना कर दिया। तो विक्रम अभी अभी डिनर करके कमरे में आया था। मीनल को यूं सोच में डूबा देखकर वो उसके पास चला गया। मीनल घुटने मोड़े बैठी हुई थी और एकटक सड़क को निहारे जा रही थी। क्या देख रही हो ऐसे? विक्रम की आवाज जैसे ही मीनल के कानों से टकराई तो उसने नजरें घुमाकर बगल में देखा, जहां विक्रम भी अब उसके बगल में आकर बैठ चुका था। मीनल कुछ देर तक तो मौन रही, फिर बोल उठी, देख रही हूँ जैसी बारिश की चंद बूंदें गिरती है तो पूरी सड़क पर जमा हुआ कूड़ा करकट को बहाकर साफ कर देती है। विक्रम की ओर एक उम्मीद भरी नजरों से देखकर कहती है, क्या कोई ऐसी बारिश नहीं जो आतंकवाद के रास्तों पर चलने वाले लोगों के दिल को फिर से इंसानियत में बदल दे, उनके दिल में जो भी नफरत है उसे पूरी तरह से साफ कर दे। मीनल कहते कहते भावुक हो चुकी थी, उसके होंठ कांप रहे थे। विक्रम को समझ में नहीं आ रहा था कि मीनल ये सब क्यों कह रही है। भले ही मीनल विराज के देशद्रोही के लिए उसे माफ ना करे, पर जो कुछ भी हो उसने विराज से प्यार किया था। अभी जिस दिल में विक्रम की जगह बननी शुरू हुई है, इस दिल में कभी विराज का बसेरा था। बोली ना, क्या कोई ऐसा रास्ता है आतंकवाद पर गए हुए इंसानों को सुधारा जा सके? मीनल के उम्मीद भरे नजरों को देख विक्रम का हृदय भी रो उठा और वो भारी दिल से कह उठा, पता है यही सवाल पापा ने भी पूछा था। उनका कहना है भले ही शौकत अली आतंकवादी चीफ है, पर कभी वो आर्मी का वफादार देशभक्त था। क्या उसे एक मौका नहीं मिल सकता? पता है मीनल, तब मैंने क्या कहा? क्या? मीनल उत्सुकता से बोल उठी, यही कि देशद्रोही चाहे कोई भी हो, आर्मी की नजर में उसकी भी वही औकात है जो एक आतंकवादी देशद्रोही की है। और अगर उसके सीने में सच में देशभक्ति की लहू है तो परिस्थिति चाहे कैसी भी क्यों ना हो, वो देशद्रोही हो ही नहीं सकता कभी। विक्रम इतना कहकर खामोश तो हो गया, वहीं मीनल भी चुप सी हो गई। उसे समझ आ गया था विराज और आतंकवादियों ने देशवासियों और आर्मी का जो लहू बहाया है वो माफी के काबिल नहीं है। और अब शायद एक ऐसा युद्ध हो जिसमें या तो विराज के देशद्रोही की जीत हो या फिर विक्रम की देशभक्ति की। और ये सोचते सोचते कब वो विक्रम के सीने से जा लगी उसे खुद पता ही न चला। होश तो उसे तब आया जब विक्रम स्नेह पूर्वक उसके बालों पर हाथ फिराने लगा। मीनल ने थोड़ी देर बाद अपना सर विक्रम के सीने से हटाया और झेंपते हुए सामने देखने लगी। पर अब जैसे ही उसने खुद पर विक्रम की नजरों को महसूस किया, उसने घूमकर विक्रम को देखा तो जैसे विक्रम की बड़ी बड़ी आंखों में वो होसी गई। और तभी विक्रम और मीनल के होंठ आपस में सट गए। दोनों की आंखें बंद थी और वहां बस मीनल के हाथों पर लगे मेहंदी की खुशबू बिखरी हुई थी। कुछ देर तक वे प्रेम के सागर में गोते लगाते रहे और तभी अचानक ही मीनल और विक्रम एक पल को दूर होकर बैठ गए। दोनों को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बातें करें। वे जैसे एक दूसरे से नजरें ही न मिला पा रहे हों। कुछ देर बाद विक्रम उठकर जाने लगा कि मीनल ने अपनी नजरों को ऊपर कर उसके हाथ को पकड़ लिया। इस वक्त बारिश चरम पर थी। इस वक्त माहौल कुछ ऐसा था जैसे दो जवा दिल आपस में एक दूसरे को समा लेना चाहते हों। विक्रम कुछ देर तक वो मीनल को देखता रहा और तभी उसे बाहों में उठाकर बेड तक ले आया। मीनल की धड़कनें थम सी गई थी और उसकी आंखें बंद थी। और आखिरकार बादलों की गड़गड़ाहट के साथ आज आखिरकार मीनल और विक्रम का मिलन हो गया। विक्रम मीनल की गर्म सांसों को महसूस कर सकता था, तो वहीं मीनल को विक्रम के धड़कनों की आवाज काफी तेज सुनाई देने लगी। सुबह तक दोनों प्रेमई ख्यालों में खोए रहे। मीनल ने पीछे से विक्रम को गले से लगा रखा था, तो विक्रम भी पूरी तरह से उसका हो चुका था। अचानक ही विक्रम ने जैसे अपने फोन पर नजर डाली,
उसके तो मानो होश ही उड़ गए। वो हड़बड़ी में अपने कपड़े बदलकर जल्दी से बाहर जाने लगा कि मीनल की अलसाई सी आवाज आई, कहीं जा रहे हैं आप? विक्रम उसके गालों पर हाथ रखकर उसके माथे को प्यार भरी किस करते हुए कहा तो मीनल के होठों पर एक प्यारी मुस्कान के साथ कुछ सवाल भी थे, पर इस वक्त वो इतना ही कह पाई, जल्दी आइएगा, बहुत जल्द। इतना कहकर विक्रम मीनल को अपना और परिवार वालों का ख्याल रखने का कहकर बाहर चला गया। आज पूरे 3 दिन हो चुके थे। चाचा चाची भी देवघर से दिल्ली आ चुके हैं। जहाँ सब चिंतित है तो मीनल भाव शून्य सी होकर एकटक छत को निहारे जा रही है। विक्रम, जिसने उसे कहा था कि वो जल्द ही लौट आएगा, आखिर वो है कहाँ? और क्या वो अकेले ही बिना बताए आतंकवादियों के ठिकाने की ओर चला गया? क्योंकि ब्रिगेडियर सर और अर्पण ने भी कहा था कि उस दिन उन्हें विक्रम का कॉल आया था और उसने शहर के कुछ इलाकों में बम होने की सूचना भी दी थी। आर्मी ने ऐन वक्त पर पहुंचकर सारे बम को डिफ्यूज भी कर दिया था, जिससे शहर में ब्लास्ट तो नहीं हुए, पर वे जानना चाहते थे कि आखिर विक्रम को शहर में बम होने की सूचना किसने दी। पर कैप्टन विक्रम राठौड़ का तो अता पता भी नहीं था और ना ही उसका कॉल ही लग रहा था। और अभी तो इस बात को 3 दिन भी हो चुके थे। इधर आर्मी एड़ी चोटी एक कर रही थी और उधर विराज और चीफ, उन तक भी ये बात पहुंच चुकी थी कि विक्रम का 3 दिन से पता नहीं चल रहा। ऑपरेशन हंटर के तहत बहुत सारे आतंकवादी मारे जा चुके थे और इसीलिए जो भी आतंकवादी इस वक्त देश के किसी भी कोने में था, उन सब से मिलकर विराज और चीफ देश में किसी बड़े हमले की तैयारी में थे। वहीं दिल्ली के ही एक बाहरी इलाके में कोई शख्स किसी लकड़ी के दरवाजे में हाथ टिकाए एकटक बाहर देखे जा रहा था। वो खुद में ही मग्न था जब कोई शख्स शहर के बाहर बने उस घर में चला आया और जो बाहर देख रहा था उस शख्स के कंधे पर पीछे से हाथ रख दिए। अब वो जैसे ही मुड़ा ये अर्पण देखकर चौंक सा गया। शहर की हालत कैसे है? विक्रम ने चिंतित स्वर में कहा, ये आतंकवादी बाज आएंगे क्या? सुना है कोई बड़ा धमाका होने वाला है। अर्पण गुस्से में हाथ भींचते हुए कह उठा, पर एक बात समझ में नहीं आई, पहले तूने आर्मी की मदद से खुद बम रखवाए और बाद में कुछ समय के बाद आर्मी ने खुद ही सारे बम डिफ्यूज कर दिए, ऐसा क्यों? अर्पण के ऐसा कहने पर विक्रम ने उसे नीचे से ऊपर तक एक नजर देखा और उसकी गर्दन पर अपने हाथ रखकर कह उठा, जब तक तू मेरा दोस्त था एकदम तेरा दिमाग सही चलता था और अब जब से तुम और रिया साथ हो लगता है उसने खुद के जैसे ही तेरे दिमाग का भी दही कर दिया है। विक्रम के कहने पर अर्पण के चेहरे पर हवाइयां सी उड़ने लगी और उसका मुंह कुछ देर के लिए खुला का खुला रह गया। विक्रम की नजरें इत्मीनान से उसी पर टिकी हुई थी तो अर्पण अपना सर खुजलाते हुए शर्माते हुए कह उठा, मतलब तुझे पता था? घर में धुआं उठ रहा हो और घर वालों को ही पता ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? कुछ दिन पहले तेरी भाभी ने बताया। ओ अच्छा। विक्रम अर्पण के गले को दबोचते हुए कहता है, ओ अच्छे के बच्चे, उस दिन तो तेरी भाभी को पता चला, पर सच कहूं तो मुझे और जोगिंदर को सब पहले से ही पता था। क्या? अर्पण की आंखें जैसी खुली की खुली रह गई। बिल्कुल। विक्रम ने उसे बताया कि जोगिंदर एक बात बहुत दिनों से नोटिस कर रहा था, जैसे अर्पण कुछ छुपा रहा हो, और एक दिन उसे रिया और अर्पण के बारे में पता चल ही गया। फिर जब उसने ये बात विक्रम को बताई तो वो सबसे पहले तो हैरान सा हो गया, पर फिर उसे अपनी बहन के प्यार पर नाज हुआ क्योंकि वो जानता था अर्पण बहुत अच्छा लड़का है और उसका दोस्त भी तो है। पर उसने डिसाइड किया था कि जब तक रिया और अर्पण सामने से कुछ नहीं कहेंगे वो उन्हें टोकेगा नहीं। अर्पण को भी शायद ये बात पता नहीं हो, पर हॉस्पिटल में बातों ही बातों में रिया ने अपने दिल की बात विक्रम को बता दी थी और मीनल को भी सब पता ही चल गया था। तो क्या भाभी राजी है? बिल्कुल। विक्रम के कहने पर अर्पण मुस्कुराते हुए उसके गले से जा लगा। घर में सब तुझे कितना मिस कर रहे हैं और तू उनके लिए 3 दिन से गायब है, ऐसा क्यों? अर्पण के कहने पर विक्रम ने एक गहरी लंबी सांस ली और उसे बताया कि उस दिन वो कितना खुश था। आखिर मीनल और वो हमेशा के लिए एक हो चुके थे। पर तभी उसे विराज और चीफ का कॉल आया, जिसमें चीफ ने कहा कि वो अपना बदला आर्मी से लेकर रहेगा और हर बार तो ब्लास्ट शहर में होता है ना, देखना अब कहाँ होगा। वहीं विराज विक्रम और मीनल के एक साथ होने से बौखला सा चुका था और उसने कहा कि वो इन सब का बदला उन दोनों से तो लेगा ही, पर इसका खामियाजा पूरे शहर को भुगतना पड़ेगा। विक्रम जानता था इस वक्त बदले और खून खराबे का जुनून चीफ और विराज पर सवार है। उसने अगले ही पल बिना देर किए ब्रिगेडियर सर से इस बारे में डिस्कस किया। ये सुनकर वो भी चिंतित से हो गए क्योंकि वे भी समझ चुके थे कि विराज और चीफ
अब इस जंग को पर्सनल तौर पर ज्यादा ले रहे हैं। ब्रिगेडियर सर और विक्रम को जैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और आखिर बहुत सोच विचार के बाद विक्रम ने सुझाव दिया, क्यों ना ऐसा किया जाए, आतंकवादियों की जगह जगह पर बम फिट करवाने की जगह वे ही एक दो जगह बम लगा दे। इस बात पर ब्रिगेडियर सर ने कैप्टन विक्रम राठौड़ से कहा, पागल हो गए तुम क्या? तुम चाहते हो हम आतंकवादियों के काम को बढ़ावा दे दें, उनके स्थान पर खुद ब्लास्ट करें? ब्रिगेडियर सर को देश और शहर की चिंता सता रही थी और वे सोच रहे थे, आखिर विक्रम को हो क्या गया जो वो ऐसी बातें कर रहा है। इस पर विक्रम ने उन्हें शांत कराया और बताया कि वे बम को लगाने की कुछ देर बाद ही डिफ्यूज कर देंगे, इससे आतंकवाद सोचेगा आखिर ये क्या हो रहा है, फिर शहर में सुरक्षा कड़ी हो जाएगी तो उनका प्लान वैसा का वैसा धरा का धरा रह जाएगा। इस पर ब्रिगेडियर सर ने कहा, तो बम लगवाने की क्या जरूरत है, पहले ही शहर की चौकसी बढ़ा देते हैं। इस बात पर विक्रम कह उठा, क्या अब तक शहर की चौकसी बड़ी नहीं थी क्या, फिर बम ब्लास्ट कैसे हुए? असल में विक्रम चाहता था कि वे सोचते रह जाएं, आखिर ये बम लगवाया किसने, और जब तक वे किसी परिणाम में पहुंचे तब तक वे उन्हें किसी भी तरह ढूंढकर आतंकवाद का खात्मा कर दे। विक्रम ने आगे कहा, मुझे उन लोगों की चिंता है, 3 दिन मीनल, रिया और बाकी सब कैसे रहे होंगे इसकी फिक्र है, पर आतंकवाद को खत्म करने के लिए जरूरी था और मैं गायब भी इसीलिए हुआ ताकि आतंकवादी हड़बड़ी में कोई फैसला ना ले लें, क्योंकि उन्हें लगे कि अगर उन्होंने कुछ किया तो शहर के बाकी लोग शांति से नहीं बैठेंगे और शहर का माहौल अभी वैसे भी गर्म है और मुझे नहीं लगता इस वक्त वे कुछ करेंगे। पर क्या वे हमेशा के लिए चुप बैठेंगे? अर्पण के आश्चर्य से पूछने पर विक्रम ने कहा, नहीं, बिल्कुल वे चुप नहीं बैठेंगे, पर जब तक वे कुछ करने की सोचेंगे तब तक डिफेंस अथॉरिटी ये पता लगा ही लेगी कि इस वक्त वे कहाँ छिपे हैं, और फिर ऑपरेशन हंटर भी पूरा और आतंकवादियों को भी पता चल जाएगा। जब तक वे देश में अपनी बुरी नजर डालेंगे तब तक आर्मी उन्हें खदेड़ने में अपनी कोई कसर नहीं छोड़ेगी। विक्रम के जुनून और जज्बे को देखकर अर्पण के साथ साथ बाकी जितने भी आर्मी ऑफिसर वहाँ मौजूद थे वे गदगद हो उठे और उन्हें सलामी देने लगे। साथ ही उनमें भी देशभक्ति की एक नई लहर दौड़ गई। विक्रम भी उन्हें ऐसे देख हल्के से मुस्कुरा उठा, पर तभी बाहर से कोई आर्मी ऑफिसर दौड़ते हुए आया। वो इस वक्त बुरी तरह से हाँफ रहा था। विक्रम के चेहरे पर गंभीरता आ गई तो बाकी सब उसे आश्चर्य से देखने लगे, पर इससे पहले कि वो कुछ कहता, आसपास के इलाकों के साथ साथ उन छोटे से घर में भी भारी ब्लास्ट हुआ और देखते ही देखते वो घर राख में तब्दील हो गया। लगा नहीं था अब वहाँ किसी का अंश भी बचा होगा। इधर विराज और चीफ भी वहीं आसपास छिपे हुए थे। उस घर को राख में बदलते देख के वे कुटिलता से मुस्कुरा उठे, तो वहीं मीनल जो इस वक्त बेड में बैठकर विक्रम की तस्वीर निहार रही थी, अचानक ही वो तस्वीर हवा के एक झोंके के साथ नीचे गिरकर टूट गया। मीनल का दिल ये देखकर धक से रह गया, तो वहीं एक कांच का टुकड़ा बुरी तरह से उसके हाथ में चुभ गया। विराज और चीफ बहुत खुश थे। आखिर उनके रास्ते का कांटा विक्रम जो उनके रास्ते से हट चुका था। दोनों इस वक्त अपने वही खुफिया जगह में थे जहां से उन्होंने अपने आतंकवाद के हर प्लान को एग्जीक्यूट किया था। उनके साथ कुछ आतंकवादी भी थे। फिलहाल तो उनका प्लान दहशत फैलाने का था, पर डिफेंस अथॉरिटी के ज्यादा से ज्यादा चौकसी बढ़ाने और अभी अभी जो ब्लास्ट हुआ था उसके बाद विराज और चीफ का नाम सार्वजनिक कर दिया गया था, जो उनकी इस खुशी के रंग में भंग डालने का काम कर रहा था। विराज और चीफ सोच नहीं पा रहे थे उन्हें क्या करना चाहिए। ना तो चीफ अमरेंद्र वर्मा का कुछ उखाड़ पाए थे अभी तक, और न ही विराज मीनल से मिल पाया था। दोनों के दिल में आर्मी के लिए एक गुस्सा था, अपने परिवार को खो देने के गम के लिए। जहां इस संगठन से जुड़े लोग चाहते थे कि चीफ वापस आ जाए, क्योंकि देश पर हमला तो कभी भी कराए जा सकते हैं और अगर वे पकड़े गए तो उनके साथ साथ पूरे आतंकवाद संगठन को खतरा होगा। साथ ही साथ उनके लिए विराज और चीफ के इस बात पर विश्वास कर पाना भी मुश्किल ही था कि कैप्टन विक्रम राठौड़ का नामो निशान मिट चुका हो, क्योंकि वो उसके अब तक के रौद्र रूप को अच्छी तरह से जान चुके थे। चीफ और विराज ने वो किया जो शायद किसी ने सोचा भी ना हो। उन्होंने अपनी कुटिलता से शहर के कई इलाकों में ब्लास्ट करवाए, और जब सबका ध्यान उस ब्लास्ट पर था तो वे सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देकर उन्हें रास्ते से हटाकर उस घर में ब्लास्ट करवा दिया जहां विक्रम और अमरेंद्र वर्मा की फैमिली रहती थी। विराज चाहता था वो एक बार मीनल को पा ले, फिर उसके परिवार को मिटाने के अंजाम को प्लान देगा, पर चीफ ने अब तक गहराई से सोचना शुरू कर दिया था और उसका मानना था कि इससे उनके ऊपर खतरा आ सकता है।
इसीलिए पूरे परिवार का मिट जाना ही सही है। और अगर संगठन के बाकी लोगों का संदेह सही भी है और विक्रम का वजूद है भी, तो भी अपने परिवार को खोकर उसका वजूद मिट ही जाएगा। अमरेंद्र वर्मा के घर में ब्लास्ट करवाने के बाद जहां अब आर्मी के साथ साथ बाकी पुलिस और डिफेंस अथॉरिटी आतंकवादियों को ढूंढने में जी तोड़ मेहनत कर रही थी, वहीं अब जैसे ही वे उस जगह को छोड़कर हमेशा के लिए अपने मुल्क वापस लौटने जा रहे थे कि चीफ ने विराज को बुलाने के लिए एक छोटे से कमरे में प्रवेश किया। विराज उनके प्लान का भागीदार था और अब जब सबको पता चल चुका था तो उसे यहाँ छोड़ जाना किसी खतरे से खाली न था। पर जैसे ही उसने उसके कमरे में प्रवेश किया वो आश्चर्यचकित सा रह गया, तो वहीं वो गुस्से से विराज को घूरने लगा। पर विराज को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके पूरे चेहरे पर हैवानियत छा गई हो। उसकी आंखें क्रूरता और हैवानियत से सामने घूरती हुई। अब जैसे ही चीफ की नजर सामने गई तो मीनल को डरे सहमे से कमरे के कोने में खुद को दुबकते हुए देख पहले तो उसे विराज पर गुस्सा आया और फिर कड़कती आवाज में उससे कहा, ये जिंदा कैसे बची और ये यहाँ क्या कर रही है? इस वक्त चीफ के चेहरे को देख खूंखार आतंकवादी सा मीनल को महसूस होने लगा। इस बात पर विराज ने पहले तो चीफ को वहीं पर रखी एक टूटी फूटी कुर्सी में बिठाया और फिर कुटिलता से मीनल को देखते हुए कहा कि जब वे सब घर में ब्लास्ट करने वाले थे तब वो चुपके से मीनल को ढूंढते हुए उसके कमरे में घुस गया। उस समय मीनल किसी गहरी सोच में मग्न थी क्योंकि उसने अपने चेहरे को ढक रखा था, पर फिर भी जैसी उसकी नजर सामने गई कि वो सहम सी गई और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती उसने क्लोरोफॉर्म से उसे बेहोश कर कंधे में उठाकर घर से बाहर छलांग लगा दी और उधर बाकी आतंकवादियों ने उस घर को ब्लास्ट से उड़ा दिया। ये कहकर अभी जैसे उसकी नजर मीनल पर गई कि मीनल जैसे अंदर से टूट सी गई। उसके लिए ये यकीन कर पाना मुश्किल था कि उसकी फैमिली अब उसके साथ नहीं रही। साथ ही उड़ते उड़ते उस तक ये भी खबर पहुंची थी कि विक्रम आतंकवादियों के ब्लास्ट में शहीद हो गया है। वो तो बस अपने होने वाले बच्चों की खातिर खुद को मजबूत रखने की कोशिश कर रही थी और साथ ही एक दिलासा दे रही थी कि उसकी मेहंदी का रंग इतनी जल्दी फीका नहीं हो सकता। वो यही सब सोचने में मग्न थी कि तभी उसके कानों में चीफ की आवाज सुनाई दी, जो भी करना है जल्दी कर, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी से इस लड़की का काम तमाम कर, हमें यहाँ से निकलना भी है। चीफ के जाने के बाद विराज ने कुटिल मुस्कान से मीनल को देखा और जमीन में बैठकर उसके गालों में हाथ रखकर बोला, प्लान तो तेरा वैसे अच्छा था मेरे साथ रहकर अपने विक्रम को बचाने की, पर क्या बचा पाई? ये सुनकर मीनल कुछ देर तक तो खामोश सी रही और उसे देख हीन दृष्टि से उसका उपहास उड़ाते हुए कहा, किसने कहा मैं विक्रम को बचाने की कोशिश कर रही थी? मैं तो तुझे बचाने की कोशिश कर रही थी। मतलब क्या है तेरा? विराज ने जैसे अधीरता से पूछा। तो बात सुन, क्या है ना, शेर को बचाने की जरूरत नहीं पड़ती, पर गीदड़ को तो पड़ सकती है। पहेलियां मत बुझा, समझी? साली तुझे चाहता ना तो तुझे तेरे परिवार के साथ ही उड़ा देता, पर ये तो मेरा प्यार था जो तू अभी तक जिंदा है। विराज के कहने पर मीनल के सब्र का बांध जैसे टूट सा गया। कैसा प्यार है तेरा जो अपने होने वाली दुल्हन को शादी के 2 दिन पहले छोड़कर चला जाए या लौटने पर उसका सौदा करे? मीनल ने उसकी आंखों में हे दृष्टि डालकर कहा तो विराज शैतानी हंसी हंसते हुए उठ खड़ा हुआ। सौदा तो तेरे उस पति ने भी किया था, देश के बदले तू। अच्छा, पर क्या है ना, उन्होंने देशभक्ति के लिए किया, पर तू क्या समझे, रिश्ते प्यार मोहब्बत और ये सब कहने भर से नहीं होता, फील करने से होता है। और तेरा दिल पत्थर का तो है, तेरे पास तो दिल ही नहीं है। मीनल, जैसे विराज का हाथ मीनल पर उठ ही गया। क्यों, सच कड़वा लगा ना? मेरी तो छोड़, तूने अपने सगे परिवार तक को नहीं छोड़ा। परिवार? ये सुनकर विराज की आंखें नम सी हो गई और वो कह उठा, मेरे परिवार के साथ क्या हुआ ये तू भी जानती है? हाँ, जानती हूँ ना। तूने जेल में रहते हुए खुद ही आतंकवादियों के साथ मिलकर अपने परिवार को हटवा दिया, क्योंकि वो तेरे रास्ते में जिसमें तू पैसों का भूखा था उसमें कांटे जो बन रहे थे, वे तुझे किसी न किसी तरह से सुधार ही लेते, लेकिन तूने उन्हें रास्ते से हटा दिया। क्यों, गलत कहा मैंने? अच्छा, मतलब तुझे सब पता था। अच्छा ही है, तो सुन। हाँ, मैंने अपने परिवार को हटवाया क्योंकि वो रास्ते का कांटा बन रहे थे। मैंने चीफ से कहा कि आर्मी ने सब किया है, उनमें ना गुस्सा तो है, पर उस गुस्से को हवा देनी थी मुझे, और वो इस जंगल में फंस ही गए।
मुझे ना आर्मी से मतलब है ना आतंकवादियों से, मुझे सिर्फ पैसा चाहिए और अब एक प्यास है, वो बुझाएगी तू। विराज ने कुटिलता से मुस्कुराते हुए कहा। ये कहते हुए विराज मीनल पर झुकने लगा तो वहीं मीनल सहमने लगी। उसे पता था अगर विराज पर पागलपन छा गया तो इसका कोई इलाज नहीं। विराज अब कुछ करता कि भाग दौड़ की आवाज सुनाई देने लगी। साथ ही विराज को लात मार किसी ने उसे मीनल से दूर कर दिया। उसने विराज को संभलने का वक्त भी नहीं दिया और इतना मारा कि शायद वो मर ही जाता, पर तभी अर्पण ने विक्रम को आगे बढ़कर रोक दिया। इधर मौका पाकर विराज भाग खड़ा हुआ। अर्पण उसके पीछे पीछे चला गया, पर इससे पहले कि विक्रम भी उसके पीछे जाता, विक्रम की नजर मीनल पर चली गई, जो ये सब देखकर सहम सी गई थी। विक्रम उसके पास चला गया और उसे प्यार से पुकारा। मीनल जैसे किसी और ही दुनिया में थी। अब जब मीनल की नजर विक्रम पर गई तो वो झट से उसके गले से लग गई, पर तभी कुछ लोगों ने उसे सहारा दिया और अब विक्रम बिना किसी देर के उस दिशा की ओर चला गया जहां अर्पण और विराज गए थे। इधर कुछ आतंकवादियों को तो आर्मी ने मार गिराया था। उस इलाके में एक घाटी भी थी जहां अर्पण विराज के साथ साथ कुछ आतंकवादियों से भी घिरा हुआ था। अर्पण और विराज के बीच घमासान युद्ध होनी शुरू हो गई। आतंकवादियों का मन था कि इस आर्मी ऑफिसर का ऐसा हाल करे कि आर्मी कभी उनकी तरफ आंख ना उठा पाए। इधर उन लोगों ने अर्पण को बुरी तरह से घेर रखा था, पर तभी अचानक ही फायरिंग शुरू हो गई, जिससे आतंकवादी संभाल ना पाए और थोड़ी देर में आर्मी ने सारे आतंकवादियों का नामो निशान ही मिटा दिया, सिवाय विराज के। अब विराज मौका पाकर भागता कि विक्रम ने उसे मारते हुए अपनी सारी भड़ास ही निकाल दी, पर इससे पहले कि वो उसे मारता, विराज एक तरफ भागने लगा। भागते भागते अचानक ही ब्लास्ट हुआ और इस ब्लास्ट में विराज के परच्छे ही उड़ गए। इधर चीफ अंडरकवर होकर भागने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर इससे पहले कि वो भाग भी पाता, उसे आर्मी ने चारों ओर से घेर लिया। पर इससे पहले कि वे उनके करीब आते, चीफ ने होशियारी से आर्मी के ऊपर ग्रेनाइड फेंकना चाहा, पर इस वक्त आर्मी पूरी तैयारी से आई थी, इसीलिए आर्मी को तो कोई नुकसान न हुआ। पर हाँ, इसके बाद चीफ ने खुद के पास मौजूद एक और ग्रेनाइड से खुद को उड़ा दिया। इसके बाद आर्मी ने जितने भी छिपे हुए आतंकवादी थे उन सबको एक एक करके खत्म कर दिया, क्योंकि आतंकवादी भी कम चालाक नहीं थे। उन्होंने आर्मी वालों को देखकर ही गोली बारूद बरसाने शुरू कर दिए, जिसके बदले में आर्मी ने जवाबी कार्रवाई करते हुए आतंकवादियों का नामो निशान ही मिटा दिया। इसमें आर्मी का भी बहुत घाटा हुआ, कुछ शहीद तो कुछ घायल हुए। अर्पण भी खुद बहुत बुरी तरह से घायल हो गया, वो इस वक्त हॉस्पिटल में था। मीनल भी हॉस्पिटल में थी और विक्रम मरहम बट्टी कर वहीं उसके करीब बैठा हुआ था। विक्रम ने मीनल के हाथ को पकड़ रखा था। वो बार बार कोशिश कर रहा था कि मीनल को होश आ जाए। अचानक ही मीनल का हाथ कसमसाने लगा। अब जैसे उसने आंखें खोली कि विक्रम को देख वो धीरे से उठने लगी और झट उसके गले से लग गई। वो विराज ने सबको, वो जैसे कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। अब विक्रम ने सबसे पहले तो उसे ढांढस बंधाया और तभी दरवाजे से अमरेंद्र जी, विनय, शीतल जी, रिया और चाचा चाची को आता देख मीनल की आंखें नम सी हो गई। सबसे मिलने के बाद जैसे ही उसने सवालिया नजरों से विक्रम को देखा कि उसने बताया, असल में उन्होंने सारे घर वालों को आतंकवादियों के आने से पहले ही घर के पिछले गेट से बाहर निकाल दिया था, सिवाय मीनल के, क्योंकि मीनल के बारे में वो आश्वस्त था कि उसे विराज बचाने की कोशिश जरूर करेगा, और हुआ भी यही। पर मीनल के साथ साथ बाकी सब भी आश्चर्य से रह गए। इस बात पर विक्रम भावुक होते हुए कह उठा, तुमने बताया क्यों नहीं? तुम माँ बनने वाली हो। डॉक्टर ने तुम्हें तो बचा लिया, पर हमारा बच्चा। जहाँ सब कोई ये सुनकर शॉक थे, तो वहीं मीनल खामोश सी हो चुकी थी। अब विक्रम ने मीनल के दोनों हाथों को खुद के माथे से छुआते हुए कहा, असली गुनहगार तो मैं ही हूं ना मीनल। पहले भी और अब भी मैंने हर समय तुम्हें दुख दिया। मीनल के हाथों पर विक्रम के आंसू के बूंद आ से गए थे, पर तभी उसने खुद को हिम्मत देते हुए विक्रम के सीने से लगकर कहा, मैं खुश हूँ, हमारा अजन्मा बच्चा देश के काम तो आया। अगर आपको पहले पता होता तो आप मुझे भी पहले ही वहां से ले लेते और शायद विराज और चीफ बच जाते। सबको आश्चर्य हो रहा था। जिस माँ ने अभी अभी अपना बच्चा खोया हो, उसे अपने बच्चे के खोने के गम से ज्यादा देश की फिक्र है। तभी ब्रिगेडियर सर, जिन्होंने दरवाजे से इस बात को सुन लिया था, अंदर आते हुए मीनल के गाल पर प्यार से हाथ रखते हुए कह उठे, आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। वहीं
अमरेंद्र वर्मा की आंखों और दिल में गर्व की भावना थी। सब मीनल के त्याग की प्रशंसा कर रहे थे। वहीं विक्रम की आंखें एकटक मीनल को देखे जा रही थी। वो मीनल की उस तकलीफ को महसूस कर पा रहा था जिसे मीनल बच्चे को खोकर कर रही थी। अब उस वार्ड में सिर्फ मीनल और विक्रम ही थे। बाकी सबने उन्हें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दिया था। मीनल विक्रम के सीने से लगी हुई थी और जैसे उसे ऐसे सुकून सा एहसास हो रहा था। तुम ठीक तो हो ना? अब थोड़ी देर की खामोशी के बाद मीनल ने कहा, माना हमारा बच्चा हमारे साथ नहीं, पर आपको गिल्ट फील करने की जरूरत नहीं है, उसे आप पर गर्व होगा। मीनल ने भावुक होकर कहा तो विक्रम ने भी उसे सीने में छुपाते हुए कहा, अपनी माँ से कम। इस बात पर मीनल ने एक नजर विक्रम को देखा और फिर वो मुस्कुरा उठी। अब सब ठीक हो चुका है। आतंकवादी मारे जा चुके हैं। ऑपरेशन हंटर पूरा हो चुका है। ऐसा नहीं था कि आतंकवाद पूरी तरह से मिट गया हो, पर आर्मी और बाकी डिफेंस अथॉरिटी के साहस को देखकर ये कहना संभव था कि अब वे देश की ओर नजरें उठाने से पहले 2 बार जरूर सोचेंगे। 5 साल बाद पालमपुर। किसी के फाइलों की रुनझुन की आवाज पूरे आंगन में गूंज रही थी। वो उछलते कूदते हुए पूरे आंगन में दौड़ रही थी तो वहीं कोई शख्स उसके पीछे गुंजन गुंजन कहते हुए उसे प्यार से पकड़ने की कोशिश करते हुए भाग रहा था, पर मजाल है कि वो उसके हाथ में ही आ जाए। पर तभी उस शख्स ने बच्ची को पकड़ लिया और उसे बड़े प्यार से पुचकारते हुए उसे बाहों में थामे ऊपर नीचे उछालने लगा। बच्ची भी अब मुस्कुरा उठी और धीरे धीरे उसकी मुस्कुराहट खिलखिलाहट में बदल गई। पर तभी गेट खुले, किसी ने आंगन में प्रवेश किया और उस शख्स के सामने कमर में हाथ रखे खड़ी हो गई। अब जैसे उस शख्स की नजर सामने गई तो उसे खुद को घूरते देख वो कह उठा, वो मैं तो बहाने मत बनाए आप। कितनी बार कहा है आपसे विक्रम, गुंजन को यूं शरारत मत सिखाइए, पर आप ना खुद सुधरेंगे ना गुंजन को सुधरने देंगे। आप नहीं होते तो कितनी प्रॉब्लम होती है मुझे, कुछ समझते भी नहीं। मीनल पता है ना गुंजन। और अब वो इसके आगे कुछ कहता कि तभी गेट से रिया और अर्पण ने प्रवेश किया। अर्पण अब पूरी तरह से ठीक था और रिया और उसकी हाल फिलहाल ही शादी हुई थी। जब शादी के बाद घूमने की बात आई तो वो दोनों देवघर से पालमपुर उन सब के पास आ गए। असल में मीनल ने कह तो दिया था उसका बच्चा देश के काम आए, पर रह रहकर वो जैसे रात भर रोती तो जैसे एक सामान्य जिंदगी जीना ही भूल चुकी थी। ब्रिगेडियर सर के कहने और डॉक्टर के परामर्श पर विक्रम उसे पालमपुर ले आया। यहाँ आने के बाद मीनल की हालत में सुधार तो हुआ, साथ ही उसे यहाँ का वातावरण इतना सुकूनदेह लगा कि वे यहीं पर बस गए। देवघर वाले घर भी वे कभी कभार जाते, पर बहरहाल वहाँ चाचा चाची रहते थे। अर्पण का घर देवघर के ही एक हिस्से में था और इसीलिए रिया और अर्पण चाचा चाची का ख्याल रखते, जिससे विक्रम भी यहाँ मीनल के साथ अच्छे से रहता। मीनल और विक्रम ने कोशिश तो की थी चाचा चाची उनके साथ रहें, पर उन्हें यहाँ से ज्यादा देवघर में ही अच्छा लगता। उनका कहना था बच्चों की खुशी में ही वो खुश हैं और वे अपनी जिंदगी वहीं बिताएंगे। वहीं अमरेंद्र वर्मा, शीतल जी और विनय भी रांची में सुख से रह रहे थे। विक्रम की नजरें ना जाने रिया और अर्पण के साथ किसे तलाश रही थी। आ गया आपका लाडला। मीनल के कहने पर विक्रम ने सामने नजर घुमाई कि रुद्र को आर्मी यूनिफॉर्म में देख जैसे उसका दिल गदगद हो गया। रुद्र के स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन था और इसमें वो एक आर्मी ऑफिसर बना था। वो बच्चा दौड़ते हुए आया और विक्रम के सीने से जा लगा। ये देख गुंजन ने मुंह फुला लिया तो विक्रम ने प्यार से अपने बच्चों को गोद में उठा लिया। विक्रम अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था। मीनल ये बात जानती थी और इसीलिए जैसे इस घर में प्रवेश करेंगे चारों ओर बच्चों और उन दोनों की तस्वीर लगी दिखाई देती है। मीनल को याद है वो दिन जब डॉक्टर ने उसे माँ बनने की बात बताई थी, साथ ही ये भी कि वे जुड़वा बच्चे हैं। और ये सुनकर मीनल से ज्यादा विक्रम भावुक सा हो गया था। उसने बहुत कोशिश की थी पर फिर भी वो अपने बच्चे के जाने के गम को भुला ना पाया था। आर्मी में उसकी रैंक बढ़ चुकी थी। उसे बहादुरी के लिए कई पुरस्कार और यहाँ तक कि शौर्य चक्र भी मिल चुका था। वो खुश तो था, पर जैसे उसकी खुशी आज दुगनी हो चुकी थी। मीनल और विक्रम खुश थे। गुंजन जहाँ चुलबुली और शरारती थी तो वहीं रुद्र का रौद्र रूप जैसे 2 अनमोल रत्नों से ईश्वर ने उन्हें नवाजा था। अगले दिन मीनल और विक्रम आज घर से बाहर थे। वे जाना तो नहीं चाहते थे, पर अर्पण और रिया ने उन्हें जबरदस्ती भेज दिया। रिया और अर्पण तो बच्चों को रखना चाहते थे, पर मीनल और विक्रम इसी शर्त पर तो गए थे कि वे बच्चों को साथ ले जाएंगे और आखिरकार हार कर वो दोनों इस बात के लिए राजी हो गए थे। अब उन चारों ने बहुत अच्छा वक्त बिताकर
जैसे घर में प्रवेश किया, लाइट्स बंद देखकर वे कुछ सोचते कि हैप्पी एनिवर्सरी कहते हुए सारे मेहमान आस पड़ोस के लोग के साथ सेना के जवानों, ब्रिगेडियर सर, चाचा चाची, अमरेंद्र सर, शीतल जी और विनय को देखकर जैसे उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। पार्टी और आपस में घुलते मिलते रात का आखिरी पहर चल रहा था। अब जैसे ही विक्रम रुद्र की उंगली को थामे कमरे में आया कि मीनल ने उसे बेचारगी से देखा। इस बात पर विक्रम सवालिया नजरों से मीनल को देखने लगा कि मीनल ने गुंजन की ओर इशारा कर दिया। गुंजन अपनी हथेलियों को मुंह में लिए मुस्कुरा रही थी, तो मीनल ने अपने हाथों को विक्रम के सामने बढ़ा दिया। विक्रम ने देखा मीनल के हाथों पर गोल गोल मेहंदी लगी हुई थी। देखा आपकी बेटी की करामात, मीनल ने शिकायती लहजे में कहा। तो विक्रम ने आगे बढ़कर मेहंदी उठाते हुए मीनल के हाथों पर खुद का नाम उन गोल घेरों पर लिखते हुए कहा, अब पूरी हुई मेहंदी। मीनल ये देखकर शर्मा गई, तो वहीं विक्रम मीनल की आंखों में डूब सा गया। अब दोनों बच्चों ने भी उन घेरों पर जिद करके अपना नाम जैसे तैसे करके लिख लिया। मीनल मुस्कुरा उठी तो विक्रम ने उसे बाहों में भर लिया। ये देख गुंजन और रुद्र भी कहाँ दूर रहते। वे दोनों भी फौरन उनके सीने से लगने की कोशिश करने लगे, तो विक्रम और मीनल ने बच्चों को गोद में उठा लिया। अब दिख रही थी ये एक हैप्पी फैमिली, जिसमें विक्रम और मीनल की जिंदगी देश, परिवार और अपने बच्चों के इर्द गिर्द घूमती है। तभी विक्रम ने मीनल के कान के नजदीक मुंह करके कहा, मेहंदी किसके नाम की? सिर्फ आपके नाम की, मीनल ने कहा और उसके सीने से जा लगी। तो वहीं विक्रम को मीनल की धड़कनों की आवाज भी लगातार सुनाई दे रही थी, जो बार बार यही बात दोहरा रही थी, मेहंदी विक्रम और मीनल के प्यार के नाम की। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। इस तरह की और भी कहानी सुनने के लिए आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं। धन्यवाद।